मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय में समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस प्रकार के गणित के और महत्वपूर्ण समस्या जो झारखंड बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसको जानने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूला जिससे हमारा 5.1 और 5.2 के समस्याओं का समाधान आपको करना है। उसके फॉर्मूला के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इससे पूर्व एक वीडियो और समांतर श्रेणी का पहला पार्ट जो है वो वीडियो बना चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। उसके बाद तीसरा पार्ट में हम लोगों का और सारा एक फॉर्मूला है, 3-4 फॉर्मूला टोटल है। इसी 4 फॉर्मूला से जो झारखंड बोर्ड परीक्षा में आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा समांतर श्रेणी से, उन्हीं 4 फॉर्मूला में से बनेगा। तो बिना किसी देरी का हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो में हम लोग किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये पहले ही वीडियो में हमने बात कर लिया है कि परिभाषा डिफिनेशन ऑलरेडी पहले हम दे चुके हैं। डिफिनेशन क्या है? संख्याओं का ऐसी सूची जिनके प्रत्येक पीछे वाले पद में एक निश्चित संख्या प्रथम पद को छोड़कर निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। यानी संख्याओं का ऐसी सूची, बहुत सारे संख्याओं का सूची जिनमें प्रत्येक पीछे वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से उसकी अगली वाला पद प्राप्त होता है। तो संख्याओं की ऐसी सूची को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। और वह निश्चित संख्या जिसको जोड़ने पर अगले टर्म प्राप्त होता है उसको सार्वंतर कहा जाता है। इसे यह इनका 2 प्रकार होता है। ये जो समांतर श्रेणी है इसका 2 टाइप है। एक क्या है? एक है परिमित समांतर श्रेणी यानी फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एक है अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और तो फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है कि अगर संख्याओं की, अगर हम इसमें ले लेते हैं कि अगर एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर परिभाषा को पहले मिटाते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल देके आपको हम बताते हैं कि हम लोग कौन सा सूची को, जैसे एक सूची है, हम यहाँ एक सूची लिखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, उसकी माँ ने पहला वर्ष उसमें 100 रुपया कुप्पी में डालता है, दूसरा बस 50 रुपया करके डालता है। इस प्रकार से हमारा 200 रुपया करके ये चला जाएगा इस प्रकार। तो ये एक सूची हो गया संख्याओं का। और एक सूची हम लिखते हैं कि कोई आदमी अपनी नौकरी शुरू करता है 8,000 में, और प्रत्येक साल उसमें 5,000 का वृद्धि होती है। तो 8,500, उसके बाद 9,000, फिर 9,500, उसके बाद हमारा 20,000 लास्ट हो गया। तो यहां पर भी संख्याओं का ऐसी सूची है जिसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर हमको अगली संख्या प्राप्त होती है। तो ये भी एपी में है और ये भी क्या है? एपी में। लेकिन इसमें अंतिम पद हम बता नहीं सकते और इसमें हम लास्ट पद बता सकते हैं। यानी कहने का मतलब है इसमें किसमें कितना टर्म है ये हम कह सकते हैं। यानी ये परिमित हुआ, फिक्स्ड है, इसमें कितना टर्म्स है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमित समांतर श्रेणी। ये भी समांतर श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी है। तो ये फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ और ये इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, क्योंकि इसका लास्ट टर्म के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 तरह का हो गया। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। जो पहला वीडियो में नहीं बतलाया गया है, पहला जो हम लोग, ये सब तो पहले की बात था, उसको हमने बहुत उदाहरण देके बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उन्हें क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं।
तो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, तो इसमें आपको ये जानना है। पहले हम मान लिए हैं, माना कि जो हमारा एपी है उसका प्रथम पद, पहला पद ए है और जो सर्वांतर कॉमन डिफरेंस है वो हमारा डी हो। तो संख्याओं कौन कौन संख्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d डॉट 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 की सूची को दिए गए एपी का व्यापक रूप कहा जाता है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कहिए या जनरल फॉर्म कहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो यही है। इसमें कैसे देखिए, कैसे निकालें। पहला पद हमारा ए है और हमने क्या बोला है, एपी का डिफिनेशन है ये है कि पीछे वाले पद में समांतर श्रेणी को जोड़ने पर, यानी निश्चित संख्या को जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो ए में निश्चित संख्या डी को जोड़े तो हमको दूसरा प्राप्त हुआ, ए डी में फिर डी जोड़े तो हमको ए प्लस 2d तीसरा मिला, इसमें फिर डी जोड़े तो हमको चौथा मिला, इसमें भी डी जोड़े तो हमको पांचवा मिला, इसमें भी डी जोड़े तो छठा मिला। इस तरह करके हमको मिलता रहेगा। अब इसी में अगर हम बात करें कि इसी जो संख्या का सूची है इसमें हम 20वां पद के बारे में बोलेंगे तो कैसे निकालेंगे, या इसी में हम अगर बोलेंगे कि 25वां पद कौन सा होगा, तो इसके लिए हमको डायरेक्ट 24वां निकालना पड़ेगा। ये बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह करके 24वां निकालना है, तब जाके आपको 25वां टर्म निकलेगा, 25वां पद हम निकाल सकते हैं। तो इसको आसान के लिए हमें इसकी फॉर्मूला के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ताकि फॉर्मूला से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, हमको उतनी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें ये जो टर्म्स है, पहला टर्म को पहला पद कहा जाता है, ये दूसरा टर्म को दूसरा पद कहा जाता है, ये तीसरा टर्म को तीसरा पद कहा जाता है, ये चौथा टर्म को चौथा टर्म का पद कहा जाता है। और ये सबको हम लोग सूचित करते हैं किससे, तो पहला पद को, प्रथम पद जो है, जो ये ए जो है इसको हम लोग A1 से सूचित करते हैं, और A2 से किसको, A प्लस डी को A2 से सूचित करते हैं, और A प्लस 2d को जो है वो A3 से सूचित करते हैं, और उसके बाद A प्लस 3d को हम A4 से सूचित करेंगे, A प्लस 4d को A5 से सूचित करेंगे, और A प्लस 5d जितना तक है हमारा A6। यानी इस तरह करके हम लोग इस सबको सूचना, ये सारा सूचित हम लोग करते हैं। तो आगे हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला कैसे इजाद करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें मानते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, तो एक नंबर पहला क्या, तो परिमित समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। परिमित समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट। परिमित में हमको फिक्स्ड होगा, वो कितना होगा, तो देखिए हमारा यहाँ a है, एक d है, यानी दूसरा टर्म में d में एक कम हो रहा है, यानी 2 माइनस 1 हो रहा है, तीसरा में 3 माइनस 1 हो रहा है, d के साथ जो गुना हो रहा है, चौथा में यानी एक कम है। तो n टर्म अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा कि कितना, a हो जाएगा और प्लस n माइनस 1d, तो यानी यहां तक हमारा पहला हो गया। दूसरा अपरिमित
समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। इसका जनरल क्या होगा, तो ये ए ही रहेगा, यहां पर ए प्लस डी रहेगा, यहां ए प्लस 2d रहेगा, यहां ए प्लस 3d रहेगा, डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1d रहेगा, उसके बाद भी आगे रहेगा। यानी इसमें से पद फिक्स्ड है, टर्म फिक्स्ड है, इसके बाद नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसमें बहुत सारा पद है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि परिमित समांतर श्रेणी का लास्ट पद के बारे में हमको जानकारी मिलेगा, लेकिन अपरिमित समांतर श्रेणी का लास्ट पद के बारे में हमको जानकारी नहीं मिलेगा। तो पहला हम लोग देखिए प्रथम पद, दोनों में से अब जिसका भी ले लें, प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग सूचित करते हैं a1। प्रथम पद को हम लोग किससे लिखते हैं, a1। यही हमारा क्या है, a है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 गुना d। यानी हम लोग इसको ऐसा करते हैं, इसको 1 प्लस 0 लिख सकते हैं और इसी को a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी गुना करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, प्रथम पद। उसके बाद द्वितीय, दूसरा पद, दूसरा पद को a2 लिखेंगे। a2 मतलब हुआ a प्लस डी। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2 में से 1 घटा दीजिए और d, यानी यहां 2 तो यहां पर भी 2, यहां 1 तो यहां पर भी 1 आ रहा है। तीसरा पद, तीसरा पद, तो यहां क्या हो जाएगा a3, तो ये हमारा a प्लस कितना है तीसरा पद, यहां पर पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, a प्लस 2d। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 और d, ये तीसरा हो गया। चौथा पद, चौथा पद, चौथा पद हमारा कौन है, a प्लस 3d। चौथा पद को हम लोग a4 लिखते हैं, तो a प्लस 3d हो गया, तो इसको हम लोग a प्लस 4 माइनस 1 और d के रूप में लिख सकते हैं। चौथा हो गया। इसी प्रकार से ये पद की सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा। और जब हम लोग nवां पद बोलेंगे, ये nवां पद, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, nवां पद को an लिखते हैं। और यहीं पर क्या हो जाएगा कि ये a हो जाएगा। तो देखिए, अगर यहां पहला पद था तो यहां 1 आया, यहां दूसरा था तो यहां 2 आया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। a के जगह a, प्लस के जगह प्लस, माइनस के जगह माइनस, 1 के जगह 1, डी के जगह डी, खाली यहां पर चेंज हो रहा है। सब में देखिए, तीसरा है तो यहाँ 3 हो रहा है, बाकी सब है। चौथा है तो यहाँ 4 हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ nवां है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, बाकी सब वैसे रह जाएगा। ये हो गया। तो यही जो हमारा ये जो पद है, nवां पद को AP के nवां पद, मतलब कौन सा पद, a प्लस n माइनस 1 d को व्यापक पद यानी जेनरल टर्म, जेनरल टर्म कहा जाता है। यानी किसी भी एपी का जो ये nवां पद है, ये जनरल पद होगा, चाहे हम इस एपी के बारे में बात करें या इस एपी के बारे में बात करें। दोनों के लिए ये जो nवां पद होगा ना, तो ये जनरल टर्म दोनों के लिए है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी। इसमें भी वो टर्म है, इसमें भी वो टर्म है। तो इस प्रकार पहला पद भी इसका भी वही होगा, इसका भी यही होगा। दूसरा पद इसका भी वही है, इसका भी यही है। यानी सारे के लिए फॉर्मूला यहां तक तो दोनों के लिए सेम है, यहां तक के लिए दोनों के लिए हमारा सेम है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि nवां पद, ये हमारा एक पहला फॉर्मूला हो गया। यानी nवां पद, एपी के nवां पद हम लोगों को याद रखना है। nवां पद को हम लोग an लिखते हैं, यानी यहां लिख देते हैं बराबर an, यही बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और ये d हो गया। ये पहला फॉर्मूला हमारा निकल गया व्यापक पद का, जो एपी हम लोग का दिया हुआ है उसका व्यापक पद का।
तो ये तो हमारा निकल गया फॉर्मूला कि हम लोग अब इससे कोई भी हम लोग मान निकाल सकते हैं उस तरह करके। अब हम लोग को पीछे वाले पद को जानने की आवश्यकता नहीं है कि पीछे वाला पद जानेंगे तभी हम उसका अगला बता सकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या पता होना चाहिए, ए और डी अगर पता रहेगा तो आप जो टर्म चाहिएगा वो टर्म निकाल सकते हैं। फॉर्मूला जब निकल गया, अब ए और डी का मान अगर आपको पता है एपी का, तो आप जोन सा पद चाहिएगा उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप आपको उसको उसका पीछे वाले पद की जानने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगला बात हम लोग का क्या है कि हम लोग सर्वांतर जो निकालते हैं, तो सर्वांतर बराबर क्या होगा। सर्वांतर जो हम लोग निकालते हैं, यानी जिसको हम लोग सर्वांतर जो हम लोग निकालते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, इसमें a2 में से a1 को घटाते हैं। तो यहाँ a2 हमारा क्या है, a प्लस डी है, और a1 कितना है, a बराबर क्या आया, d आया। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोग लगातार पद को a3 में से a2 को भी घटाएंगे तो हमारा वही आएगा। तो a3 हमारा क्या है, a प्लस 2d है, और a1 कितना है, a माइनस डी है। तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पर भी d हो गया। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ a4 में से a3 को घटाएंगे तो भी हमारा वही होगा, a प्लस 3d माइनस a माइनस 2d बराबर d। यानी सबको हम लोग इस तरह घटाते जाएंगे, और इसी प्रकार से हम लोग an में से an माइनस 1 घटाएंगे तो भी हमारा क्या होगा कि यहाँ a प्लस n माइनस 1d और माइनस a माइनस n माइनस 2d घटाएंगे तो ये भी हमारा d आएगा। तो ये हमारा समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर निकालने का तरीका है। यानी समांतर श्रेणी का दो लगातार पदों में आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे तो हम उसका सर्वांतर को आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म को हम लोग ले लेंगे। तो ये तो सर्वांतर की हुई बात, ये सर्वांतर की बात हुई। अब आगे बात करते हैं हम लोग अंतिम पद के बारे में। अंतिम पद के बारे में, तो अंतिम पद के बारे में हम यहां चर्चा करने वाले हैं। तो अंतिम पद का फॉर्मूला हमारा क्या होगा वो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब आप यहां पर देखिए, दो उदाहरण हम लोगों के पास है व्यापक पदों का, व्यापक रूप का। पहला है परिमित यानी फाइनाइट का, और दूसरा है अपरिमित इनफाइनाइट का। तो देखिए, इनफाइनाइट में पदों की संख्या बहुत अनंत है, तो इसका हम लास्ट टर्म के बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन हम देखिए परिमित का जो लास्ट टर्म है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। देखिए इसका लास्ट टर्म कौन है, ये है, लास्ट टर्म है। तो यहां पर हम अंतिम पद हम निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी का, और अंतिम पद को लिखा जाता है L से। तो परिमित समांतर श्रेणी का अंतिम पद, परिमित समांतर श्रेणी का अंतिम पद बराबर क्या हो जाएगा, इसका nवां पद यानी व्यापक पद, इसका nवां पद ही इसका क्या होगा, परिमित समांतर श्रेणी का लास्ट पद होगा। तो यानी फॉर्मूला जो होगा वो अंतिम पद का सूत्र वही होगा, इसलिए अंतिम पद का सूत्र वही होगा जो इनका nवां पद का होगा। अर्थात L बराबर क्या हो जाएगा, an। परिमित समांतर श्रेणी में L बराबर an के बराबर ही होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट L का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी जो हमारा nवां पद का फॉर्मूला है वही हमारा लास्ट पद का फॉर्मूला हो गया, वही हमारा अंतिम पद का सूत्र हो गया। तो इस प्रकार से अंतिम पद का भी फॉर्मूला का हमको प्रयोग करना पड़ेगा जब हम समस्या बनाएंगे एक्सरसाइज 5.2 का, वहां अंतिम पद का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो इस प्रकार से
हम लोग दो फॉर्मूला के बारे में आज जानकारी हासिल किए कि व्यापक जो पद है उसका यानी nवां पद का जो फॉर्मूला है उसका, उसके बाद अंतिम पद के बारे में, इन दोनों का प्रयोग करके हम लोग समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर निकालने में करेंगे। और हम लोग जनरल जो इसका फॉर्म है, ये सब जो परिमित और अपरिमित वाला, इसमें बैठा करके हम एपी को निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी को हम लिख सकते हैं कि कौन सा समांतर श्रेणी, मैंने समांतर श्रेणी कितना होगा, इस प्रकार से रिलेटेड जो प्रश्न होगा उसको निकाल करके हम एपी को निकाल सकते हैं। या एपी अगर दिया हुआ है तो हम उसका सार्वंतर निकाल सकते हैं, उसका प्रथम पद निकाल सकते हैं, जो आपको 1 मार्क्स से पूछा जाएगा निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में। 1 अंक में तो रहेगा ही रहेगा, इसमें प्रथम पद और सार्वंतर में से कोई एक निकालने के लिए दे देगा, एपी आपको दिया रहेगा। तो इस प्रकार से झारखंड बोर्ड में अगर आप इसको देख लिए हैं तो अच्छी तरह से अगर समझ गए हैं तो आप 1 या 2 अंक तो आसानी से हासिल कर लीजिएगा इसी वीडियो में। क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ वो प्रथम पद हो गया, सर्वांतर निकालने बोलेगा तो ये दोनों में से घटा देना है, इसमें भी वही सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस प्रकार का और महत्वपूर्ण गणित के समस्याओं का समाधान का वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करने जाएंगे वो सफ़ेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप उस घंटी को टच करेंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें ऑल का ऑप्शन सबसे ऊपर होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आपके ऐसा करने से ये फायदा, ये बेनिफिट मिलेगा आपको कि आप मेरा यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे आप इस लॉकडाउन में आप सबसे पहले गणित का वीडियो देखकर आने वाले अपने बोर्ड परीक्षा में गणित विषय में महत्वपूर्ण समस्या का समाधान देख करके अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लिंक का शेयर अपने दोस्तों, अपने साथियों के बीच दबा कर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठाकर अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सके। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।